आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। ये स्टॉक मार्केट के ऊपर सेकंड लेक्चर है। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर किया जाता है और स्टॉक मार्केट में क्या क्या देखा जाता है जिससे कि बेहतर एक स्टॉक का सिलेक्शन किया जा सके। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कोई बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते कहाँ है, किसी ना किसी एक कंपनी में, किसी ना किसी एक स्टॉक में है। तो कोई भी कंपनी का शुरुआत कैसे होता है, जैसे मानिए कि हम ही हैं और हमको क्या करना है, एक 5 लाख रुपये का फर्नीचर का कंपनी खोलना है। 5 लाख रुपये का, अच्छा से समझिएगा ताकि आप बेहतर रिजल्ट स्टॉक मार्केट से क्रिएट कर पाए। हमको 5 लाख रुपये का एक मशीन खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, बिजनेस खोलना है फर्नीचर का। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 5 लाख रुपया है तो जब 5 लाख रुपया है तो पहले ऐसे बनाएंगे हम, इसको बोला जाता है बैलेंस शीट। अक्सर आप सुनते हैं कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले बैलेंस शीट पढ़ा जाता है। सेम वैसे ही अगर आप भी बिजनेस बनाते हैं तो आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये पता चलता है कि आपका कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं, कितना अर्निंग करते हैं। ये सब कुछ सारा का सारा जानकारी बैलेंस शीट में लिखा रहता है। तो मानिए कि हमको ही क्या करना है, कंपनी खोलना है, 5 लाख का बिजनेस करना है, तो हम तैयार करेंगे एक बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में 2 चीज लिखा जाता है, एक लिखा जाता है एसेट्स और दूसरा आता है लायबिलिटीज। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको बैलेंस शीट पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें ये दोनों चीज आएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये एसेट्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप एक बार खरीद लेते हैं तो ये आपको पैसा कमा कमा करके देगा। एक बार खरीद लिए तो ये पैसा कमा कमा करके आपके जेब में डालता रहेगा, इसी को बोला जाता है एसेट्स। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है जिसे आप एक बार खरीद लिए तो फिर उसमें पैसा लगेगा। जैसे मानिए कि आप मोबाइल खरीद लेते हैं, तो मोबाइल आप खरीदे हैं केवल वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो क्या होगा, हर एक महीना का रिचार्ज देंगे, हर एक महीना का रिचार्ज आपको करना है, फालतू का वेस्ट में जाएगा, तो ये लायबिलिटीज हो जाएगा। सेम वही मोबाइल अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए या किसी बिजनेस पर्पज से उसको खरीदे हैं जिससे आप कमाते हैं, तो वही सेम मोबाइल आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। तो ये रहा आपका एसेट्स और लायबिलिटीज। अब चलिए हम चलते हैं कि हम 5 लाख का बिजनेस करने जा रहे हैं एक फर्नीचर का। तो हम क्या किए कि सबसे पहले एक जमीन खरीदे, छोटा सा एक जमीन खरीदे और जिसमें हम इन्वेस्ट किए कितना, 50,000 रुपया। छोटा सा जमीन हम खरीदे 50,000 रुपया, 50,000 का हम लैंड खरीदे। उसके बाद हम फर्नीचर, यहाँ देख सकते हैं फर्नीचर हम खरीदे, फर्नीचर कितना का, 50,000 का हम फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर हम खरीदे 50,000 का। फिर हमने फर्नीचर बनाने के लिए कि फर्नीचर बनता कौन सा मशीन से, उस मशीन को खरीदने के लिए, फर्नीचर बनाने वाली मशीन को खरीदने के लिए हमने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया। फिर हमने क्या किया कि उस मशीन को चलाने के लिए कुछ कर्मचारी चाहिए, कुछ वर्कर चाहिए जो उस मशीन में काम करें। तो उस वर्कर के लिए और टैक्स देने के लिए और जब कोई ज़रूरत पड़े तो वो सामान खरीदने के लिए, बिजली बिल के लिए और सारे चीज़ के लिए, यानी कैश के रूप में हम अपने हाथ में रखिए 2 लाख रुपये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। इसको बोला जाता है डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू, जो शब्द आपको बतलाएंगे एक एक शब्द पे ध्यान देना है, क्योंकि यही आगे चल करके आपको बहुत बड़ा मदद करेगा। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, आगे आप लोगों को बहुत मदद करेगा। ये डे टू डे ऑपरेशंस क्या होता है, हर एक शब्द पे गौर करना है। तो ये डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस का मतलब होता है डेली जो खर्चा बर्चा आपका होता है, ऐसे समझिए जो डेली जो खर्चा बर्चा आपका होता है, जो कर्मचारी के लिए
कभी कुछ ला दिए, अपने लिए कभी कुछ ला दिए, बिजली के लिए कुछ ला दिए, या फिर कोई मशीन कभी खराब पड़ गया। इसको मैनेज करने के लिए आप इन हैंड यानी हाथ में रखे हैं कैश के रूप में कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अब पूरा आप जोड़िए, पूरा जोड़िए तो ये देखिए 50,000 और 50,000 1 लाख हुआ, 1 लाख ये 1 लाख 2 लाख हुआ, और 2 लाख और ये है आपका 2 लाख रुपया। तो टोटल कितना हुआ, 4 लाख रुपया। लेकिन हम तो बोले थे कि बिजनेस आप खोलने जा रहे हैं कितना का, 5 लाख का, तो 1 लाख रुपया। तो चलिए 1 लाख के जगह पे यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देते हैं, हम जमीन ले लेते हैं कितना का, 1.5 लाख का। अब आपका जो है कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख रुपया आपने लगाया और क्या किया, आप अपने बिजनेस को खोल दिए। ये तो रहा एसेट्स। इधर देखिए, इधर भी कुछ लिखे हैं। इस केस में, ये जो केस बना है, इस केस में, इस सिचुएशन में आप लाइबिलिटीज के रूप में कुछ नहीं खरीदे हैं, यानी आप किसी से कर्जा भी नहीं लिए हैं। बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, किसी से उधार लेना, किसी से कर्जा लेना। तो इस केस में आप किसी से भी कर्जा नहीं लिए हैं, किसी से भी कर्जा नहीं लिए हैं। इसमें सारा का सारा रुपया आप ही का लगा है। 5 लाख रुपया लगाना था, 5 लाख आप ही लगाए हैं। इस समय ओनर्स इक्विटी अगर कहा जाए, ओनर्स कहा जाता है जो उस बिजनेस को खोला है। जैसे इस समय इसका ओनर्स मैं हूं, मैं। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सा, उसका पूरा हिस्सा। ये बताइए, ये जो बिजनेस हम खोले हैं इसका पूरा हिस्सा किसका है, तो मेरा है, मेरा। तो ओनर्स इक्विटी यानी मेरा जो हिस्सा है कितना है, तो 5 लाख है ना, ये पूरा यानी 5 लाख। ये देखिए 5L। तो ये जो 5 लाख का 5 लाख जो लगाया है, कौन लगाया है, मैं लगाया हूं। तो लिखा जाएगा ओनर्स इक्विटी कितना है, 5 लाख। इसमें कोई किसी का नहीं है, यानी किसी से भी कर्जा नहीं लिया गया है। 5 लाख रुपया लगा है इस बिजनेस को ओपन करने में, और पूरा का पूरा जो पैसा है मैं इकट्ठा किया हूँ। अब देखिए, इसमें कुछ सीखना है। सीखना क्या है कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस खोला गया है, तो इस बिजनेस का हिस्सेदारी मैं कितना हूं, तो 100%। देखिए 100% ऑफ द बिजनेस आई ओन, यानी ये जो बिजनेस खुलेगा इसका 100% जो होगा मालिक कौन होगा, मैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया है। पूरा का पूरा फंडिंग जो होता है, पूरा का पूरा जो एसेट्स होता है, पूरा का पूरा जो फंड होता है, पूरा का पूरा मेरा ही है, और किसी से भी 1 भी रुपया उधार नहीं लिया गया है। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का ओनर मैं 100% हूँ, 100%। और देखिए, अब आपसे बोला जाएगा कि मैं ओनर्स इक्विटी, इस बिजनेस का जो ओनर्स इक्विटी है टोटल मेरा ही है। इस ओनर्स इक्विटी को बोला जाता है नेट इक्विटी। ये सारा टर्म है जो आपको आगे बहुत मदद करेगा आगे। तो देखिए, ओनर्स इक्विटी, हम पूछे आप लोगों से कि इस बिजनेस में ओनर्स इक्विटी जो है वो 100% किसके हाथ में है, तो मेरे हाथ में, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस मैं खोला हूं अपने दम पे, सारा का सारा मेरा ही पैसा लगा है। या फिर नेट इक्विटी, ओनर जो है उसके हैंड में कितना परसेंटेज नेट इक्विटी है, तो 100%। यानी 100% बोला जाए तो ओनर्स की इक्विटी है, या 100% बोला जाए तो नेट इक्विटी ओनर का है। यानी इस बिजनेस में पूरा का पूरा जो मालिक है वो मैं ही हूं। अब देखिए कैसे नेट इक्विटी निकलता है, किसी भी बिजनेस का नेट इक्विटी कैसे निकलता है। जैसे इसी का नेट इक्विटी निकालना है तो ऐसे करिएगा, टोटल एसेट्स, आप जितना भी एसेट्स है सभी एसेट्स को जोड़ दीजिए, माइनस टोटल लाइबिलिटीज, और जितना इसमें लाइबिलिटीज है उसको भी जोड़ दीजिए। और क्या करिए, टोटल एसेट्स वाले में से टोटल लाइबिलिटीज को घटा दीजिए। अच्छा, ये भी लाइबिलिटी में कर्जा भी आता है। जो भी आप बोरोइंग्स लिए हैं, जो भी आप कर्जा लिए हैं, तो उसको एक ना एक दिन क्या करिएगा, आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एक तरह का लाइबिलिटीज है। यानी लाइबिलिटीज में क्या आता है, जो कर्जा आप लिए हैं वो सारा कर्जा लाइबिलिटीज में ही आता है। तो अब जितना एसेट्स है, एसेट्स, पूरा एसेट्स में से पूरा लाइबिलिटी जोड़ करके हम घटा दिए तो हमारा क्या निकला, नेट इक्विटी। अब चलिए इसको ना रियल टर्म में देखते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल एसेट्स कितना का था, 5 लाख रुपये का। यहाँ देखिए टोटल लाइबिलिटीज कितना है, लाइबिलिटीज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी 0 है।
तो 5 लाख में से ये 0 घटेगा तो कितना आएगा 5 लाख। तो जो 5 लाख आएगा ना वही 5 लाख क्या है नेट इक्विटी, जिसे हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी और नेट इक्विटी यही लिखे हैं कि 5 लाख रुपया हुआ। अब कुछ आप लोगों को समझाना चाहेंगे, कभी भी आप लोग किसी से भी कर्जा लेते हैं तो क्या करते हैं, जितना रुपया आप कर्जा लिए हैं, मानिए कि आप किसी से 10,000 कर्जा लिए हैं, तो 10,000 आप कर्जा लिए हैं तो कर्जा तो पे करेंगे ही करेंगे, यानी जो प्रिंसिपल प्राइस है 10,000 जो लिए हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको तो पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन ना उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, तो बोरोइंग्स, ये देखिए बोरोइंग्स का मतलब होता है कि आप क्या करिएगा, कुछ प्रिंसिपल प्राइस आप कर्जा में लीजिएगा और उस पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, जब देने का समय आएगा तो प्रिंसिपल प्राइस तो देंगे ही देंगे, लेकिन ना उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है कर्जा लेना यानी बोरोइंग्स। ये जो बोरोइंग्स होता है ये किसका काम करता है, तो लाइबिलिटीज का काम करता है, लाइबिलिटीज का। ये है केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है, ध्यान से समझिए। ये है केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 लिए हैं, ये केस नंबर 1 है, बिजनेस खोलने का केस नंबर 1 है ये। इस बिजनेस में आप लोग ये देखें कि जो मैंने 5 लाख का बिजनेस खोला, इसमें किसी से भी 1 रुपया का भी जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन केस नंबर 2 देखते हैं, चलिए इसी को केस नंबर 2। अब यहाँ पे आपका आने वाला है केस नंबर 2। अब समझना है कि हम फिर बिजनेस खोलने वाले हैं 5 लाख रुपया का ही, 5 लाख का ही हम बिजनेस खोलने वाले हैं, सेम बिजनेस, लेकिन ना मेरे पास पैसा केवल 4 ही लाख है। मेरे पास पैसा 5 लाख नहीं है, 4 ही लाख है। अब सोच करके देखिए कि मेरे पास कितना है, 4 लाख है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि 1.5 लाख का क्या किया, लैंड खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया 50,000 का, मशीन भी खरीदा कितने का, 1 लाख का मशीन भी खरीद लिया। और क्या किया, इधर देखिए मैंने कर्जा भी किसी आदमी से जाकर के कर्जा लिया, कितना लिया, तो 1 लाख रुपया। ध्यान से समझना है, 1 लाख रुपया हमने जा करके कर्जा ले लिया, 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया। तो यहाँ पे देखिए 1.5 लाख और ये 50,000, 2 लाख रुपया हुआ, और 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख रुपया हुआ, 3 लाख रुपया हुआ ना। और देखिए इससे हमने कितना लिया, 1 लाख रुपया, और 1 लाख मेरे पास बचा है, तो 2 लाख रुपया मैंने क्या किया, कैश के रूप में रखा। मेरे पास कितना रुपया था, 4 लाख रुपया, और हमने दूसरे से कितना लिया, 1 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया हुआ। 5 लाख रुपया में हमने 2 लाख रुपया को कैश में रखा है उसी बिजनेस को चलाने के लिए, और 1 लाख का मशीन, 50,000 का फर्नीचर और 1.5 लाख का जमीन खरीदा है। ये दूसरा केस है। अब इसमें अंतर क्या आएगा, इसको समझना है, क्योंकि जब तक आप बिजनेस को नहीं समझेंगे फिर स्टॉक मार्केट में फेल खा जाएंगे। अगर आप बिजनेस को अच्छा तरीके से समझते हैं, फिर बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है और किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, आप बेहतर तरीके से चुन पाएंगे। तो यहाँ देखिए सेम बिजनेस है, मैंने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, यानी जो डेली कार्य होता है, खर्चा वर्चा जिसे बोला जाता है, उसको मैनेज करने के लिए 2 लाख रुपया हाथ में रखा है, और मेरे पास मशीन भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया, जमीन भी खरीद लिया और बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन इसमें कर्जा कितना लिया है, मैंने लिया है 1 लाख रुपया। अब बताइए इस वक्त इस केस में मेरे पास ओनर्स इक्विटी कितना लाख का पड़ेगा, यानी इस पूरे बिजनेस में मैंने कितना रुपया लगाया है, तो कितना, तो 4 लाख। ध्यान से देखिएगा, 4 लाख। ओनर्स इक्विटी कितना आएगा, 4 लाख। ये असल में बिजनेस तो है 5 लाख का, लेकिन इसमें ओनर्स की इक्विटी पूछा जाए तो 4 ही लाख का है, 4 ही लाख का। और 1 लाख कहाँ गया, तो 1 लाख ये कर्जा है, कर्जा। तो इस समय अगर बोलें, इस केस में बोलें कि मैं जो हूँ इस कंपनी को, अगर ये कंपनी है तो इस कंपनी का मैं मालिक हूँ, तो कितना परसेंटेज का मालिक हूँ, तो देखिए 5 लाख है ना, 5 लाख, तो 20 5 100 होता है। अगर 5 लाख को बांटिएगा तो 20 5 100 होता है। अगर हम आपसे ये कहें कि 5 लाख का, बोलिए 5 लाख का हम 4 हिस्सा हैं, 5 लाख का 4 हिस्सा है, 1 हिस्सा हम कर्जा कर रहे हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं कि मैं इस कंपनी का कितना हिस्सा का मालिक हूँ, तो 80%। 20 5 होता है 100,
तो 5 लाख है ना, तो इसको 5 हिस्सा में बांट दीजिए। 4 हिस्सा का मैं मालिक हूँ, यानी 80% का मैं क्या हूँ, मालिक हूँ। अगर मैंने इस बिजनेस में 4 लाख रुपया लगाया है, 1 लाख कर्जा लिया है, तो इस कंपनी का मैं कितना प्रतिशत ओनर हूँ, तो मैं हूँ इस कंपनी का 80% ओनर। इस कंपनी को 80% मैं ओन करता हूँ, बाकी जो 20% है वो कर्जा लिया गया है। तो इस वक्त अगर ओनर्स इक्विटी पूछा जाए या नेट इक्विटी पूछा जाए तो कैसे निकलेगा? इस केस में नेट इक्विटी कितना होगा, 100%? नहीं, क्योंकि इस समय मैंने कर्जा भी दिया है। तो ऐसे जब निकालेंगे नेट इक्विटी तो फिर वही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, टोटल एसेट्स। जो भी आपके पास एसेट्स है वो पूरा एसेट्स, घटाना किसको है, टोटल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कर्जा भी आता है, बोरोइंग्स भी, जितना भी लाइबिलिटीज है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ टोटल एसेट्स कितना का है, टोटल एसेट्स आपका इधर देखिएगा तो टोटल एसेट्स कितना का है, तो 5 लाख का है। पूरा जो पास में रखे हैं वो सब कुछ मिला करके 5 लाख का है। इधर देखिए टोटल लाइबिलिटीज कितना है, कर्जा कितना काढ़े हैं, 1 लाख। तो 5 लाख में से 1 लाख घटा दीजिएगा तो मेरा नेट इक्विटी कितना आएगा, 4 लाख का। तो 4 लाख यानी 80% आया। तो इस केस में, दूसरे केस में मैं 80% बिजनेस का मालिक हूँ। अब देखिए ये जो मैंने क्या किया है, इस केस में जो कर्जा लिया है, 1 लाख जो रुपया कर्जा लिया है, उस 1 लाख रुपया को मैं पे करूंगा और उस पर क्या करूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। अब ऐसा क्यों समझा रहा हूं, तो ऐसा देखिए स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारा चीज पढ़ना होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्राइस, प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये सब कुछ एक एक चीज आपको आगे काम करेगा। तो आपको ये पढ़ा करके, ये समझा करके मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ कि कैसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करिएगा। तो आप देखिएगा कि इसके पास एसेट्स कितना है, इसके पास लाइबिलिटीज कितना है, ये कंपनी कर्जा कितना ली है, ये पढ़िएगा कि जो ओनर है, ओनर का इस कंपनी में कितना हिस्सा है, ओनर्स इक्विटी कितना है। अब सोचिए कोई आदमी जो है, जो बिजनेस को क्या किया है, खोला है, कोई आदमी बिजनेस को खोला है और वो क्या किया है, अपना सारा शेयर बेच दिया है, केवल 5% उसका इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी, या फिर 2% ओनर्स इक्विटी है। इसका मतलब क्या, उस बिजनेस में जान नहीं है। वो जो मालिक है कभी भी 2-4% जो बचा है बेच करके निकल जाएगा। लेकिन सोचिए कि कोई आदमी जो है उस बिजनेस को खोला है, अब 75-80%, 50% ओनरशिप इक्विटी उसके हाथ में है, यानी वो बिजनेस जितना है उसका आधा से अधिक जो है उसी का वो हिस्सेदार है। बिजनेस का मालिक जो है अभी भी अपने बिजनेस में आधा से अधिक जो होल्डिंग्स है बना करके रखा है। इसका मतलब क्या, बिजनेसमैन को ये पता है कि मेरी कंपनी अच्छी है। इस तरीके से ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये है आपका केस सेकंड। अब देखिए पहले वाले केस में आप कोई कर्जा नहीं लिए थे, बिजनेस चल गया था। सेकंड वाले केस में आप क्या किए कि आप कर्जा लेना पड़ा। लेकिन आप सोच करके देखिए कि इस बिजनेस को आप चलाना शुरू किए और ना अच्छा तरीके से आपका फर्नीचर चलने लगा, अच्छा तरीके से आपका फर्नीचर सेल होने लगा, और सेल होता गया, आपका बिजनेस बढ़ता गया और आप क्या किए, 1 लाख जो कर्जा लिए थे इसको चुका दिए। लेकिन अब चलते हैं आपके पास तीसरा केस। ये आता है तीसरा केस, इसको समझना है, यहीं से शुरुआत होता है स्टॉक मार्केट का। केस नंबर 3। अब आपको बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा है ही नहीं। 2 केस आता है, 2 केस, मेरे पास पैसा है ही नहीं, या फिर सोच करके देखिए इस बिजनेस को मैंने बहुत अच्छा से चलाया और इतना ये अच्छा से चल गया, इतना अच्छा से चला कि मैंने 1 लाख ये कर्जा जो लिया था चुका दिया। और मैं चाहता हूं कि ये जो बिजनेस है ना, अगर इसका स्टोर, ये जो स्टोर है, अगर इसी को देहरादून में, इसी को छापरा में, इसी को बलिया में, इसी को लखनऊ में, इसी को मुंबई में, यानी भारत के सभी राज्यों में इसको मैं क्या करूं, ऐसे ही फैक्ट्री अपना मशीनरी बैठा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि जो मैं फर्नीचर बनाता हूं वो फर्नीचर में दम है। वैसा फर्नीचर उतना कम अमाउंट पे और उतना ओरिजिनल फर्नीचर कहीं नहीं बिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस फर्नीचर को मैं हर एक राज्यों में लेकर के आऊँ तो इतना सेल होगा, इतना बिकाएगा, घर घर में मेरा ही फर्नीचर होगा और
मैं कितना कमाऊंगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरे सर्विस में दम है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे 3 चीज़, मुझे मार्केटिंग करना चाहिए। ऐसा फर्नीचर के लिए मुझे मार्केटिंग की आवश्यकता होगी, मुझे एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होगी। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, पहला चीज़। या फिर सेकेंड, ये जो मशीन है या ये जो जितना भी फैक्ट्री है अलग अलग जगह पे भारत के हर एक राज्यों में इसको बैठाना पड़ेगा। वो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्विस वर्ल्ड के दूसरे देश में भी हो, यानी वर्ल्ड वाइड हो, तो अलग अलग कंट्री में क्या करना पड़ेगा? इस सर्विस को देने के लिए अलग अलग देश में भी क्या करना पड़ेगा? मशीन को बैठाना पड़ेगा, वहाँ भी सर्विस देना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं, क्योंकि इस केस में हमको 5 लाख 10 लाख से काम नहीं चलेगा। इस केस में हमको 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। और यही वो केस बन जाता है जहां से शुरुआत होता है स्टॉक मार्केट की। तो जब हमको यही केस है, सोच करके देखिए, हमको चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा लेवल पे ले जाने के लिए 10 करोड़ रुपये के 10 करोड़ की आवश्यकता होगी। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाऊंगा। और मैं भी जानता हूं कि मेरे दोस्त लोग मुकेश अंबानी हैं, यानी कि पूरा 100% है कि 10 करोड़ नहीं मिल पाएगा। तो 10 करोड़ नहीं मिल पाएगा तो मैं क्या करूंगा? तब जाऊंगा अपने रिलेशनशिप में, जो अक्सर आप भी जाते होंगे अपने मौसा के पास, मौसी के पास, मामा के पास, फुआ के पास, जो भी रिलेशन में है सब रिलेशन ढूंढ मारेंगे, छान मारेंगे कि 10 करोड़ रुपये मिल जाए, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। लेकिन वहां भी नहीं मिल पाएगा। तब आपके पास ऑप्शंस क्या बचता है? बैंक। आप जाइएगा बैंक के पास, क्या करने के लिए? बिजनेस लोन लेने के लिए। तो एक बात समझ जाइए, जितना भी आप बड़ा बिजनेसमैन देखे हैं, जैसे आपका धीरू, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए, अदानी हो गए, अगर ये लोग किसी भी बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, 1000 करोड़ का लोन लेना है, 500 करोड़ का लोन लेना है, तो कोई भी बैंक इन लोगों को जल्द लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस के मामले में ऑलरेडी एक मुकाम पे हैं, इनको दुनिया जानती है। तो इन लोगों को कम इंटरेस्ट पे ही अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। लेकिन वहीं हम और आप जो कि एक स्टार्टअप शुरू किए हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, कोई नाम निशान नहीं है, और हम लोग जाएंगे वहीं फंडिंग लेने के लिए, वहीं लोन लेने के लिए बैंक के पास, तो 1000 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या करने वाले हो? कहाँ पैसा लगाने वाले हो? क्या सोचने वाले हो? इसके ये जो पैसा तुमको दिया जा रहा है 1000 करोड़, इसके पीछे तुम क्या गिरवी के रूप में रख रहे हो, यानी कोलेट्रल के रूप में क्या रखोगे? मान लो कि ये तुमको पैसा इतना करोड़ रुपये दे दिए और तुम चुकाए नहीं, आप भाग गए, तो हमको क्या होगा? बतलाओ। तो इसके लिए तुम क्या रखते हो कि तुमको इतना पैसा दे? इतना तरह का सवाल आएगा कि बैंक से भी लेना लोन मुश्किल पड़ जाएगा। या फिर आपको लोन भी दिया भी जाएगा तो आप न्यू हैं, बिगिनर लेवल का है, कुछ मचाया नहीं है, कुछ फोड़े नहीं है, तो आपको हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, हाई इंटरेस्ट पे। वहीं अंबानी को, अदानी को 5 पे ही मिल जाएगा। 100 करोड़ आपको लेना है, 100 करोड़ उनको, तो उनको 5% पे जहाँ मिल जाएगा, वहीं पे आपको 7, 8, 9, 10% का लोन दिया जाएगा। इस तरीके से होता है। तो जब आप बैंक से लोन उठाइएगा तो टेंशन रहेगा, एक टेंशन रहेगा कि भाई अगर हम इस बैंक को पैसा नहीं दिए तो मेरा सारा का सारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा, मैं बूढ़ जाऊंगा। तब एक चीज बचता है जहां से आपको लोन मिलता है, यानी जहां से आप पैसा उठा सकते हैं, वही चीज का नाम है स्टॉक मार्केट। और यहीं से शुरुआत होता है स्टॉक मार्केट का, जहां से आप सुने हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे लोग खरबपति अरबपति बन जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट की। और ये जो कंपनी जो कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे बिजनेस में दम है, और मैं जाऊंगा स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में जा करके NSE का नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का नाम सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वहीं पे मैं अपने कंपनी को रजिस्टर करवाऊंगा, सेबी का एंट्री होगा, कंपनी मेरी रजिस्टर होगी, और कुछ हिस्सा में अपने कंपनी का कुछ हिस्सा में लोगों को क्या करूंगा? तोड़ करके, जिसे इक्विटी बोला जाता है, शेयर बोला जाता है, अपने कंपनी का कुछ हिस्सा तोड़ करके लोगों में रख दूंगा, और उसके लिए लोगों से क्या करूंगा? पैसा उठाऊंगा, और उसी पैसे का यूज अपने बिजनेस में करूंगा। और यहीं से शुरुआत होता है स्टॉक मार्केट का। तो अगले क्लास में यहीं से शुरू करेंगे कि किस तरीके से कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है और अपने कंपनी को तोड़ करके शेयर में, इक्विटी में,
और लोगों से किस तरीके से पैसा उठाती है, और आगे जो आने वाला है वो तो स्टॉक मार्केट का पूरा सीरीज ही है, जिसमें आप लोग A to Z कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे एक बेहतर स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है, या फिर म्यूचुअल फंड, और जो भी आप सुने हैं बॉन्ड्स से लेकर के जो भी संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा। तो ये रहा सेकेंड क्लास। अगर आप लोग बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब जब भी करिएगा तो वहाँ पे ऑल सेलेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप घर बैठे स्टॉक मार्केट का जानकारी पूरा ले पाएंगे। अगर आप लोग पहले वीडियो को मिस कर दिए हैं, लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं, तो उसमें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दिया गया है। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो देख रहे हैं, इस लेक्चर नंबर 1 को अवश्य देखिएगा, और आने वाला है लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। हर एक वीडियो को देख डालिए इस चैनल का, और अच्छा लगे तो अपने भाई और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।